नाज़रीन, 7.5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका के सदर बनने का ऐलान किया था तो वो एक जुमला बार बार दोहराता था, हम जंगें ख़त्म करेंगे, हम ईरान को घुटनों पर लेकर आएंगे और दुनिया हमारी शराइत मानने पर मजबूर होगी। आज मई की एक सुबह इस दावे की असल हकीकत हमारे सामने खड़ी है। हकीकत यह है कि ट्रंप ने मुसलसल 80 दिन ईरान पर बमबारी करवाई, फिर इसराइल के एक खुफिया मंसूबे की पुश्तपनाही की जो नाकाम हो गया, और अब इसी लम्हे जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान की फ़ज़ाओं की तरफ रवाना है और हो सकता है तब तक वो पहुँच चुके हों। इनके दौरे का मकसद एक ही है, एक ऐसा मुआहदा तय करना जो इस पूरी जंगी कहानी का सफ़ा बंद कर सके हमेशा के लिए। और अरब मीडिया के मुताबिक इस मुआहदे का ऐलान घंटों में हो सकता है। जी हाँ, अगले चंद घंटों में आप ऐलान सुनेंगे। आज इसके इस तफसीली तज्ज़िये में हम 3 बातें खोलकर आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, ये मुजव्वज़ा डील दरअसल है क्या और पाकिस्तान अचानक इस पूरी कहानी का मरकज़ कैसे बन गया। नंबर 2, अमरीकी फ़ौजी निज़ाम के अंदर से कौन सा हैरान कुन सच सामने आया है जिसे अब छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। नंबर 3 और सबसे अहम, अगर ब्लूमबर्ग की दी हुई डेडलाइन सही है और ये मसला हल नहीं होता है तो आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके बच्चों की तालीम तक किसी तरह ख़तरे में पड़ सकती है। तो आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है कि तेहरान में इस वक्त पाकिस्तान, कहानी के पीछे असल कहानी क्या है। आपने शायद पिछले साल वो तस्वीर देखी होगी, वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर फ़ौजी वर्दी में खड़े हैं और दोनों के दरमियान संजीदा गुफ्तगू हो रही है। दोस्तों, उस वक्त बेशतर तज्ज़ियाकारों ने इसको महज एक कर्टसी मीटिंग करार दिया था, यानी रस्मी मुलाकात, बस आना जाना। आज हमें समझ आता है कि वो सिर्फ तकल्लुफ़ नहीं था, एक सरमायाकारी थी। इस मुलाकात में ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान जो बराह रास्त ताल्लुक बना, आज वही राब्ता जंग और अमन के दरमियान एक फैसला कुन चैनल बन चुका है। जब मार्च में अमेरिका और ईरान के दरमियान खुली जंग शुरू हुई तो ट्रंप के पास बड़े ऑप्शन थे। वो कतर को सालिस बना सकता था, सऊदी अरब को किरदार दे सकता था, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड या यूरोपीय यूनियन को बीच में ला सकता था, मगर उसने सीधा रुख इस्लामाबाद की तरफ किया और आसिम मुनीर को ये जिम्मेदारी सौंपी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 मरतबा तेहरान जा चुके। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन्हें अहम मेहमान कहा है। इनकी मुलाकातें ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर तक हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ घंटों पर मुश्तमिल नशिस्तें हुई और अब तारीख़ का मोड़ ये है कि ख़ुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस सिलसिले में तेहरान पहुँच रहे हैं। सोचिए, आपने कब देखा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बराह रास्त इतने बड़े सिफारती किरदार में खुलेआम किसी आलमी जंग को रोकने के लिए आगे बढ़कर मुज़ाकरात करे। 1971 के बाद शायद पहली मरतबा हुआ। फ़र्क ये है कि 71 में पाकिस्तान खुद जंग हार रहा था। आज पाकिस्तान जंग का फरीक नहीं है बल्कि सालिस है और ये तब्दीली मामूली नहीं है। पाकिस्तानी खारजा अमूर के सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ कहते हैं कि इस्लामाबाद का असल मकसद एक ही है, इंटरम डील को फाइनल कराना ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा ना भड़के। यहाँ पर इंटरम डील का लफ्ज़ अहम है। ये आर्जी मुआहदा है लेकिन बुनियाद इसकी बहुत बड़ी है। दोस्तों, अब दूसरा हिस्सा, वो 8 नुकात जो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। नाज़रीन, अरब ज़राए ने इस मुजव्वज़ा मुआहदे के जो 8 अहम नुकात सामने लाए हैं, इन्हें अगर सादा ज़ुबान में समझा जाए तो तस्वीर कुछ यूँ बनेगी, ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर 1, फौरी जंग बंदी। ज़मीन, समंदर, फ़ज़ा, हर जगह गोली, मिसाइल और बम फ़ौरन रुक जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी जिस वक्त ऐलान होगा उसके 1 दिन के अंदर दोनों तरफ से फायर बंदी हो जाएगी। नंबर 2, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाबंदी होगी। दोनों फरीक तस्लीम करेंगे कि पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, बैंक, अस्पताल और बड़े शहरी मराकज़ किसी भी सूरत में हदफ नहीं बनेंगे। इस तरह खलीज में अमरीकी अड्डे और बहरी बेड़े भी बुनियादी तौर पर महफूज समझे जाएंगे। इस शिक का मतलब यह है कि अगर कभी डील टूट भी गई तो हम एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं करेंगे। नंबर 3, खुद मुख्तारी का एहतराम। अमेरिका इस बात पर रजामंद होगा कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज की खुल्लम खुल्ला बात नहीं करेगा, ना सरकारी सतह पर हुकूमत गिराने की बात होगी और ना ही ऐसी किसी हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। 44-45 बरस से चलती रिजीम चेंज की जुबान में ये बहुत बड़ी तब्दीली है। नाजरीन, आगे आबनाए हुर्मस खुल जाएगी।
कार्गो जहाज कराची से हैम्बर्ग जा रहा हो, मुंबई से रॉटरडैम या फिर दोहा से सिंगापुर, सबको आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त मिलेगी। ईरान अपनी मौजूदा बंदिश और ब्लॉकेट उठाने पर रजामंद होगा, अलबत्ता हिफाजती शराइत के साथ। नंबर 5, मुश्तरका निगरानी का निज़ाम। मुआहदा नाफिज होने के बाद एक मुश्तरका मैकेनिज़्म बनेगा जिसमें पाकिस्तान समेत चंद मुंतखब ममालिक बतौर जामिन बैठेंगे ताकि कोई फरीक अकेले अपनी मर्जी ना चला सके। अगला 7 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात, यानी ये डील सिर्फ फायरबंदी और रूट्स खुलवाने तक महदूद नहीं रहेगी। इसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम और तवील मुद्दती सिक्योरिटी इश्यूज़ पर अलग मुज़ाकराती मरहला शुरू किया जाएगा। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता नरम होंगी। अगली शिक, अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों को बतदरीज कम किया जाएगा। ईरान की मईशत पर जो 40-45 साल से दबाव था वो मरहलावार हटाया जाएगा और ईरान आलमी तिजारत में निस्बतन नॉर्मल शरीक बनेगा। नंबर 8, फौरी नफाज। जैसे ही ईरान के सदर और ट्रंप इस पर दस्तखत और ऐलान करेंगे, मुआहदा उसी लम्हे से नाफिजुल अमल होगा। लंबी लीगल ताखीर या पार्लिमानी तौसीक का इंतजार नहीं होगा। नाज़रीन, ये नुकात देखकर एक फितरी ख्याल आता है कि ये तो अमेरिका की पसपाई लगती है। आप अकेले नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं, खुद इसराइल के आला सिक्योरिटी माहिरीन इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और यही हमें तीसरे हिस्से की तरफ लेकर जा रहा है इस वीडियो की। इसराइली माहिर का एक हैरान कुन एतराफ़ है। एक नाम याद रखिएगा, रॉज ज़िमिट। ये शख्स बेसिकली इसराइल के एक मोतबर थिंक टैंक में ईरानी प्रोग्राम का सरबराह है। इसराइल के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है और हरगिज़ ईरान का हामी या तर्जुमान नहीं है। इसी रैज ज़मिट ने हालिया गुफ्तगू में कहा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप को एक मायूस कुन नतीजा कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हालात में ईरान पर वो दबाव डालना मुमकिन नहीं रहा जिसे ईरान सरेंडर समझे, ना जौहरी मामले पर ना आबनाए हुर्मस के कंट्रोल पर। समझ आइए आपको, यानी आम जुबान में अमरीकी हिकमत अमली थी कि ईरान को इतना मारा जाए, इतना दबाया जाए कि वो घुटनों के बल बैठकर कहे कि भाई साहब हम हार मानते हैं, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। इस हिकमत अमली पर उसी दिन से अमल हो रहा था जब से बमबारी शुरू हुई और अब इसराइली माहिर कह रहे हैं कि यह मंसूबा नाकाम हो चुका है। और मजीद अहम बात वो ये है जो ज़िमिट ने इस नाकामी की वजह के तौर पर कही। इसके मुताबिक किसी ऐसे मुल्क को सरेंडर पर मजबूर करना नामुमकिन है, सुनिएगा, जो यकीन रखता हो कि चाहे वो यकीनी हकायक से मेल खाता हो या ना खाता हो, लेकिन यकीन रखता हो कि वो जंग में जीत चुका है या कम से कम बरतर पोजीशन में खड़ा है। ईरान के निज़ाम और अवाम के जहन में ये एहसास बैठ चुका है कि हमने साम्राज्यी दबाव बर्दाश्त किया, हमने हमले सहे, फिर भी खड़े हैं, इसलिए फाइनल जीत नाज़रीन हमारी है। ये एहसास ज़िमिट कहता है, चाहे 100% हकीकत हो या जुज़वी हो या जंगी नफ्सियात में बहुत बड़ा किरदार अदा करता हो, जो कौम आपको अपने आप को फातेह समझ ले, इसे मेज़ पर ज़बरदस्ती झुकाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये इजरायली थिंक टैंक के अल्फाज हैं। ज़िमिट ने एक और जुमला कहा जो शायद पूरी तस्वीर को वाज़ेह करते हैं। वो कहता है ईरान के अवाम और क़यादत की दर्द बर्दाश्त यानी टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, जो बर्दाश्त करने की हद है, सलाहियत है, अमरीकी माशरे से कहीं ज़्यादा है। ये ज़िमिट के अल्फाज हैं दोस्तों। ईरान ने 1979 के इनकलाब के बाद से मुसलसल पाबंदियाँ झेली। 8 साल तक खूनरेज़ ईरान इराक जंग लड़ी, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जानें दी। एक पूरी नस्ल ऐसी है जिसने होश संभालते ही पाबंदियों, किल्लत और अदम इस्तेहकाम को मामूल के तौर पर देखा। अब इसके बरक्स अमरीका और मगरब में महंगाई, पेट्रोल की कीमत और रोज़गार जैसे मसाइल सियासी क़यादत को फ़ौरन दबाव में ले आते हैं। जब टैंक फुल करवाना मुश्किल हो जाए, सुपर स्टोर का बिल बढ़ जाए या स्टॉक मार्केट गिरे, तो अवाम सड़कों और सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब ये तज़ाद फैसला कुन है। अगर जंग लंबी चलती है तो ईरान की बजाय अमरीका के लिए इसको जारी रखना मुश्किल होगा। इसके चौथे हिस्से में अमरीकी फ़ौजी ताकत का हिसाब, एक खुफिया हिसाब जो अब खुफिया नहीं रहा, ये और बड़ा ब्लो है अमेरिका के लिए। एक और रुख मैं आपको दिखाता हूं जिसे बाज़ मगरबी माशी अस्करी इदारों ने खुद प्रोपोगेट किया है। वो क्या, ज़रा सुनिए दोस्तों। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम,
ख़ास तौर पे जिसको थॉड कहा जाता है, दुनिया में अपनी नौयत का सबसे महंगा और जदीद सिस्टम्स में शुमार होता है। हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $2 करोड़ है और इनकी मजमूई तादाद जो है वो अब महदूद हो गई है। खबरों के मुताबिक इस जंग में इसराइल के लिए दिफाई शील्ड खड़ी करने के लिए 200 से ज़ायद अमरीकी थॉड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हो चुके हैं, जो अमरीका के मजमूई ज़ख़ीरे का तकरीबन आधा है। इसके मुकाबले में इसराइल ने अपने मकामी निज़ाम मसलन एरो और डेविड स्लिंग निस्बतन कम मिकदार में इस्तेमाल किए और वाज़े तौर पर अपनी कुछ सलाहियत बचा के रखी। यानी जंग इसराइल की, मगर बड़ी कीमत अमरीकी ज़खायर और इसके स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे ने अदा की। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इसको ब्लूमबर्ग, अल जज़ीरा सब ने रिपोर्ट किया है। इस अरसे में ईरान ने खलीज और इर्द गिर्द के इलाकों में अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स पर भी भरपूर हमले किए और एस्टिमेट के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद रीपर ड्रोन तबाह हुए हैं, जो कि अमरीका की पहले से मौजूद कुल तादाद का तकरीबन 5वां हिस्सा बनता है। रीपर ड्रोन महज एक मशीन नहीं है नाज़रीन, ये अपने आप में एक मुकम्मल सिस्टम होता है। इंटेलिजेंस, निगरानी, हदफ पर हमला सब एक प्लेटफॉर्म पर होता है। यही ड्रोन अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन और अफ्रीका में अमरीकी ऑपरेशंस का बुनियादी सुतून रहा है। अब अगर इनमें से 20% कम हो जाएं और इनकी जगह लेने के लिए नए ड्रोन को बनाने में 6 से 12 माह लगे, तो वाज़े है कि अमरीकी आलमी रिस्पॉन्स की रफ्तार कमज़ोर पड़ रही है और इस खला को पुर करने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं दोस्तों। अब एक लम्हे को फर्ज कीजिए कि इसी दौरान चीन ताइवान पर दबाव तेज करे, या फिर रूस यूरोप में किसी और महाज पर आग भड़काए, या शुमाली कोरिया खित्ते में कोई मुहिम जोई कर बैठे, तो अमेरिका के पास जो है वो यकबारगी हर तरफ अपनी मर्जी की कुव्वत दिखाने के लिए कितनी गुंजाइश बचेगी। यही सवाल वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और तेहरान इन तमाम जगहों पर एक साथ ज़ेरे गौर है और हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी इसके अकॉर्डिंग बना रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ब्लूमबर्ग की उस खतरनाक डेडलाइन की तरफ। सिर्फ 3 महीने है पूरी दुनिया के पास। अब आते हैं इसी बराह रास्त आपकी जेब पे बात करते हैं, आपके घर के बजट पे बात करते हैं। एक बड़ी आलमी बिजनेस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अब ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूं, अगर आबनाए हुर्मुज़ अगस्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुलती है और तेल और गैस की सप्लाई नॉर्मल सतह पर बहाल नहीं होती, तो दुनिया को ऐसी कसाद बाजारी, जिसको रिसेशन कहते हैं, उसका सामना होगा जो 2008 की आलमी मालियाती बहरान के बराबर या इससे भी संगीन हो सकता है। 2008 याद है आपको? बड़े अमरीकी बैंक दिवालिया हुए, यूरोपीय मालियाती इदारे हिले, एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई, पाकिस्तान में रुपया गिर गया, महंगाई ने कमर तोड़ दी थी, लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। भारत, बांग्लादेश, तुर्की, खलीजी ममालिक सब ने इस तूफान की जद में वैसे ही झटके महसूस किए, बस शिद्दत इसकी मुख्तलिफ थी। और अब नाज़रीन खबर यह है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रही, तेल 120 से $150 तक गया, शिपिंग रेट्स दुगने तिगने हो गए, तो वही मंजरनामा दोबारा आ सकता है। और इसके लिए जो डेडलाइन बताई जा रही है वो सिर्फ अगले 3 महीने दूर है। यानी आपके सेविंग अकाउंट की कदर, आपकी तनख्वाह की हकीकी खरीदारी ताकत, आपके बच्चों की फीस और घर का किराया, सबका मुस्तकबिल खलीज के चंद दर्जन मील चौड़े पानी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं। इसीलिए तेहरान में जारी मुज़ाकरात महज ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, हर शख्स का मसला है जो तेल से चलने वाली मईशत में रोज़ी कमाता है। अब हुर्मुज़ का जो असल हिसाब है, जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता दोस्तों, कि हुर्मुज़ में पैसे देने से ईरान को पैसे देना ज़्यादा आसान है या फिर ईरान के उन पानियों में खड़े रहना आसान है। इस पहलू पर हम बात करते हैं जिसने इस पूरी जंग को एक तरह से उल्टा के रखा हुआ है। रिपोर्ट आती है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, इसके मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता महीनों में आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक ट्रांजिट फ़ीस का एक गैर रस्मी निज़ाम बनाया। आपको पता है, यानी जो जहाज़ इस रूट से गुजरना चाहे, इससे ईरान को एक मखसूस रकम अदा करना होगी। यह रकम अंदाज़न हर बड़े टैंकर के लिए $2 मिलियन बताई जा रही है। बज़ाहिर ये जबरी टोल टैक्स लगता है, लेकिन शिपिंग कंपनियों के लिए हिसाब कुछ यूँ बनता है। एक बहुत बड़ा कंटेनर या ऑयल टैंकर अगर किसी बंदरगाह पर खड़ा रह जाए तो हर दिन का नुकसान, अमले की तनख्वाह, जहाज़ का कर्ज, इंश्योरेंस, दीगर अखराजात, इनको मिलाकर $50,000 से $80,000 डेली तक जा सकता है। अगर जहाज़
30 दिन फंस जाए तो नुकसान 1.5 से 2 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। 60 या 90 दिन की ताखीर का मतलब 4, 6 या इससे भी ज्यादा मिलियन डॉलर का खसारा। अब ऐसी सूरत में अगर ईरान कहे कि तुम चंद लाख या 1-2 मिलियन डॉलर हमें दे दो और हम तुम्हें बगैर हमले के गुजरने देंगे, तो सर्द माशी मंतक यही कहती कि कंपनी ये रकम देकर आगे बढ़ जाना बेहतर समझेगी, बनिस्बत इसके कि महीनों तक जहाज खड़ा रखकर वो कई गुना ज़्यादा पैसे डबोए। इसी मंतक की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मुताद्दिद जो बैनुल-अक़वामी शिपिंग और एनर्जी कंपनियां हैं वो खामोशी से ईरान को अदायगियां कर भी रहे हैं ताकि इनके जहाज़ महफूज रस्ते से गुजर सके। और तेहरान में लगे कुछ बिल बोर्ड्स पर बड़े बड़े हिंसे लिखे गए हैं, ये आजकल की खबर है, और इनमें दिखाया जा रहा है कि अगर ये निज़ाम मुस्तकिल हो जाए तो ईरान सालाना दर्जनों अरब डॉलर सिर्फ इस गुजरगाह से कमा सकता है। यकीनन इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल होगा, लेकिन ईरानी आवाम के लिए ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हम पर जंग मुसल्लत की गई, मगर हमने इसी जंग को आमदनी का जरिया बना लिया। दुश्मन ने हमें घेरा, हमें घेरने आया था, अब वही हमें फीस अदा करके हमारे पानियों से गुजरने पर मजबूर है। और यही बयानियां तेहरान की सड़कों से होता हुआ सोशल मीडिया और अवामी राय तक पहुंच रहा है और ईरानी हौसले को मजीद मजबूत कर रहा है दोस्तों। तो अब इख्तिताम पर 3 हकीकतें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और एक बड़ा सवाल आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। इस पूरी तस्वीर के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं नाज़रीन। पहली हकीकत, पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी इस वक्त बराह रास्त इस जंग को रोकने की कोशिश के मरकज़, पाकिस्तान इसका मरकज़। अगर ये इंटरिम डील कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का सिफारती कद इतना बुलंद हो सकता है जितना शायद 1971 के बाद कभी नहीं हुआ। दूसरी हकीकत, खुद इसराइल थिंक टैंक्स के माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान को घुटने टिकवाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ईरानी क़यादत और अवाम में तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत और हम जीत रहे हैं का एहसास अमरीकी समाज से कहीं ज़्यादा मजबूत है और ऐसी कौम को टूटने में बहुत वक्त लगता है। तीसरी हकीकत, अमरीका के दिफाई ज़खायर तेज़ी से घट रहे हैं। महंगे इंटरसेप्टर्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। जदीद ड्रोन बेड़े का काबिल ज़िक्र हिस्सा जो है वो भी तबाह हो चुका हुआ है और इन्हें दोबारा भरने में बरसों लगेंगे। इसी दौरान आलमी माशी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर अगस्त तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर नहीं खुली तो एक नई आलमी कसाद बाजारी दरवाजे पर खड़ी होगी। अब सवाल ये है, ईरान के पास वक्त है, अमरीका के पास दबाव तो है, मगर महदूद वसाइल और थका हुआ एक अवामी हिस्सा भी है। अवाम भी थकी हुई है। ईरान अपने आप को फातिह समझ रहा है, अमरीका को अंदरूनी सियासी साल का दबाव भी दरपेश है। अब ऐसी सूरत में मैच किसके हक में झुकेगा? और अगर वाकई ही पहली मर्तबा एक मुस्लिम गैर मगरबी मुल्क आलमी सुपर पावर को मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर देता है तो इसके बाद दुनिया की ताकत का तवाज़ुन किस सिमत मुड़ेगा? अगले चंद घंटे और चंद दिन इसी सवाल का जवाब लिखने वाले हैं दोस्तों। तेहरान में मुलाकातें जारी हैं, इस्लामाबाद में फ़ोन लाइनें मसरूफ़ हैं, वाशिंगटन और तेल अवीव में कमरे बंद हैं, लेकिन फ़ैसले की धड़कन पूरे कुर्रा अर्ज़ पर सुनाई दे रही है। आपके लिए ये खबर महज खबरों में से एक नहीं है, लेकिन आपकी रोटी, आपकी नौकरी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल और आपके मुल्क की मईशत से बराह रास्त जुड़ी है ये खबर। आने वाली हर पेशरफ्त पर हम आपके सामने यही कहानी इसी तरह खोल कर रखेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके ख्याल में ये डील हो पाएगी, और अगर ना हुई तो अगस्त तक दुनिया किस तरफ जा सकती है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और अगर आप मुझसे फेसबुक पर लाइव बात करना चाहते हैं नाज़रीन तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं बल्कि सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह ताला हमें और पूरी दुनिया को अमन, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए।